सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका और इसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज के इस वीडियो में आपको वैसे ही सवाल बताए जाएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, बिहार के किस जिला में उदयपुर वन जीव अभयारण्य। यह जो सवाल है आपके पेपर में देखने को मिलेगा, यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार के किस जिला में उदयपुर वन जीव अभयारण्य है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, पश्चिमी चंपारण में आपका उदयपुर वन जीव अभयारण्य है। यहाँ से एक और सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है एवं पूछा भी जा सकता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में? साथियों पश्चिमी चंपारण में। आप बिल्कुल सही करोगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में? साथियों पश्चिम चंपारण में है, आप याद रखेंगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, आप याद रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? बिहार का वह कौन सा जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सटता है? तो वो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाता है। यहाँ से तीन चार सवाल बनते हैं साथियों, तीन चार सवाल में से कोई एक सवाल इस बार के पेपर में देखने को मिलेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले, उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ में है? पश्चिमी चंपारण में आपका हो गया। अब पहला बनेगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में है? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण है, आप याद रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है या सटा हुआ है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, पश्चिमी चंपारण। यहाँ से काफी इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं, तीन चार सवाल बताए, यहाँ से एक सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं कि बिहार से संबंधित लगभग आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछता ही है। अगर मुंगेर से सवाल बनाएगा साथियों तो यहां से 2 चीज पूछता है, ठीक है। बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा सिगरेट बनता है? तो मुंगेर में। या बंदूक सबसे ज्यादा कहां बनता है? तो मुंगेर में बनता है, आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। बिहार का कौन सा जिला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ यानी साक्षर है? वो आपका रोहतास हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला सबसे साक्षर जिला है? रोहतास है, आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और बिहार से ही आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो बताइएगा आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो को देख रहे हैं। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम क्या था? यह इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ऐसा सवाल आपके पेपर में देखने को मिलता है। आप बिल्कुल सही करोगे। जो अंग महाजनपद है उसका राजधानी चंपा का प्राचीन नाम क्या था? बिल्कुल सही करोगे साथियों, उसका प्राचीन नाम मालिनी था। उसका प्राचीन नाम क्या था साथियों? मालिनी था, आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंपा का प्राचीन नाम क्या था, तो मालिनी था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, आप याद रखेंगे। और यहाँ से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ से अगर सवाल बनेगा तो भगवान बुद्ध से भी यहाँ से सवाल बन जाता है, ठीक है, कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, उनका मृत्यु कहाँ हुआ। तो ये सारे चीज आप क्लियर कर लोगे तो एक प्रश्न संभावना है सही होने का। तो सबसे पहले उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनका जन्म कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये सारे अगर आप कॉपी पर नोट कर लोगे साथियों तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। और ये सभी एग्जाम के लिए देखिए, बीएससी वाला के तो लिए स्पेशल है, लेकिन और भी आपको एग्जाम की तैयारी करें तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने से संबंधित है? मतलब आप विदेशी राज्यों का नागरिकता लेते हैं तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि आपको नागरिकता समाप्त कर देगा? मतलब आप अलग देश में जाकर बसना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की नागरिकता को आपको समाप्त कर देगा? क्या भारत के व्यक्ति नहीं है? ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 के तहत आपको भारत का नागरिकता क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। आप याद रखना, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में
पूछा जाएगा। अगर हम आपसे सवाल करें, इसका जवाब आना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 395। जो बच्चे 395 दिए हैं जवाब, उनका बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है ना। चलिए, इसमें सबसे पहले जीके के 50 ऐसे सवालों को करेंगे जो सीधे आपके 26 मई के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 50 में से कम अगर हम आंकड़ा लेकर चले, 30 प्लस भी प्रश्न सही कर देते हो साथियों, तो यकीनन मानो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 50 में से 30 प्लस प्रश्नों को यहां पर सही करके दिखाइए, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ऐसा सवाल भी आपके पेपर में कई बार बन चुका है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस क्रिया के कारण मुक्त होती है? मतलब ऑक्सीजन जो है वह कहां से निकलता है? तो आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। आपका जवाब आना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण जब होता है, जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह जल से बाहर निकलता है। कहां से बाहर निकलता है साथियों? जल से बाहर निकलता है, आप याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन कहां पर हो जाएगा? जल का प्रकाशिक अपघटन। जब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो वहां से ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर, मुक्त मतलब बाहर निकलता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और यहां से यह भी सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे कौन सा गैस को ग्रहण करते हैं? तो आप बिल्कुल सही करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। चलिए, और जब पेड़ पौधा होता है उसके पत्ते का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार के गया में जो विष्णुपद मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? यह इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बिहार के गया में जो विष्णुपद मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने कराया था। किसने करवाया था साथियों? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगर पूछ दे कि कब करवाया गया था, क्योंकि यहां से ये भी सवाल बनेगा ना, तो कब करवाया गया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। 1787 ईस्वी में बिहार के गया में जो विष्णुपद मंदिर है उसका निर्माण हुआ था 1787 में रानी अहिल्याबाई के द्वारा। उसी प्रकार से एक विष्णुपद मंदिर एक आपका इंदौर में भी है। कहाँ में है? इंदौर में भी है। तो उसका निर्माण भी किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने भी करवाया था, ठीक है। सेम गया के जैसा आपका विष्णुपद मंदिर एक इंदौर में भी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। तो हो सकता है ये भी पूछ रहे कि इंदौर में जो विष्णुपद मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। तो आप याद रखना साथियों, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है और यह किस नदी पर है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेरी वेरी क्या बोलते हैं आने वाला सवाल है, ठीक है। एकदम क्या बोलते हैं जरूरी सवाल है, ये आपके पेपर में बनना ही है ऐसा सवाल, ठीक है ना। देखिएगा, जब भी आप किसी भी चीज का एग्जाम दीजिएगा, ऐसा एक सवाल देखने को मिलेगा कि किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, यह किस नदी पर है? तो यह है आपका कोयना नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर। कोयना बांध किस नदी पर? कोयना नदी पर। और ये स्थित कहाँ में है? तो ये सतारा जिला में स्थित है, सतारा जिला में। अब कहिएगा ये सतारा जिला कहाँ में है साथियों? तो ये आपका महाराष्ट्र में। सतारा जिला आपका कहाँ में है? महाराष्ट्र में, आप याद रखना। ये सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है, आप याद रखना, यहां से सवाल आपके एग्जाम में बनता है। और यहाँ पर हम पूछेंगे नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना ये आपका कृष्णा नदी पर कर्नाटक में हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और ये कहाँ में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऐसा काफी सवाल है जो आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल को देखिएगा, आपके सवाल में आपके पेपर में बनेगा, जो कि संविधान से सवाल पूछा गया है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है? मतलब इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 6ठी अनुसूची में उसका उल्लेख नहीं किया गया है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है? आप याद रखिएगा, असम का उल्लेख किया गया है, मेघालय का उल्लेख किया गया है, त्रिपुरा का उल्लेख किया गया है, लेकिन
यहाँ पर मन्नेपुर का उल्लेख नहीं किया गया, यहाँ पर मन्नेपुर का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो कौन कौन राज का उल्लेख किया गया है? 4 राज्य है, आप चारों राज्यों का नाम याद रखिएगा। AMTM, अगर आप ये याद रखते हो तो आपको 4 राज्य का नाम याद हो जाएगा, और 4 राज्य का नाम छठी अनुसूची में दिया गया है। पहला ए का मतलब तो आपका असम हो गया, जो कि छठी अनुसूची में है। एम का मतलब क्या हो गया? मेघालय, जो कि है। और टी का मतलब क्या हो गया? त्रिपुरा, जो कि है। और एम का मतलब क्या हो गया? मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है छठी अनुसूचियों में इसका उल्लेख दिया गया। ये 4 ऑप्शन रहेगा साथियों, ये 4 राज्य हैं जो छठी अनुसूची में है, और एक नहीं रहेगा तो वो आपके सवाल में पूछेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मणिपुर यहाँ पर नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बनने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आपका क्लास होगा एग्जाम तक यहीं पर आपका क्लास होगा, ठीक है, जो कि आपके नंबर को काफी बढ़ाएगा। और आपके भैया या आपके गुरुजी का, क्योंकि आप लोग के पीछे हम आपके बड़े भैया की तरह खड़ा रहेंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो आपके बड़े भैया का 1 लाख सब्सक्राइबर पर, 1 लाख सब्सक्राइबर पर जल्द ही फेस रिवील होने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर को पूरा कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो 8 नंबर सवाल को देखते हैं कि न्यूट्रॉन का खोज करने वाला वैज्ञानिक, जो न्यूट्रॉन का खोज किया था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? जेम्स चैडविक था। क्या नाम था? जेम्स चैडविक था। यहां से तो पहले एक सवाल क्लियर हुआ कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। वह किस देश से था साथियों? वो आपका किस देश से हो जाएगा? तो वह कहाँ से हो जाएगा? तो वह ब्रिटिश था। क्या था? ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन का। वो न्यूट्रॉन का खोज करने वाला वैज्ञानिक जेम्स चैडविक किस देश का था? ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश था, तो ब्रिटेन का था। और यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने कब किया था? तो आप बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सही करोगे 1932 में। 1932 में न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932 में, आप याद रखना। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं साथियों, तो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु के उपनाम से जाना जाता है? बिहार का कौन सा ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों। अजात शत्रु किनका उपनाम है बिहार में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या इनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। या अजात शत्रु के नाम से किनको जानते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। और जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं? जेपी बाबू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेपी बाबू। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी या श्री बाबू के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है साथियों, याद कीजिएगा। अगला नंबर सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा? आपका जवाब आना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा? पहले आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, उसके बाद हम देंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? मीथेन तो होगा नहीं, ये जमीन के अंदर से निकलता है, तो CH4 इसका सूत्र होता है। ऐसे ये भी जानलेवा है, ठीक है, आप याद रखिएगा। CH4 भी क्या है? जानलेवा है, ठीक है। अगर आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में चल जाता है तो आपका जान चल जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है साथियों? तो यह आपका हंसने वाला गैस का सूत्र होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यह हंसने वाला गैस है, N2O। जिसके सामने यह गैस छोड़ देंगे, वह व्यक्ति पागलों की तरह क्या होने लगेगा? हंसने लगेगा। अगर हम बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे खतरनाक गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका सूत्र होता है CO2, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। सप्तपर्णी गुफाएं बिहार के किस स्थान पर स्थित है? सप्तपर्णी गुफाएं बिहार के किस जिला में स्थित है? किस स्थान पर स्थित है, ये सवाल पूछ रहा है। ये आपका नालंदा जिला में है, आप याद रखिएगा। ये कहाँ में है? नालंदा जिला में है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये नालंदा जिला में है, आप याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है, देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, साइंस का प्रश्न है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या है? आपके एग्जाम में पूछेगा सवाल साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? आपका जवाब आना चाहिए सर, एक बच्चे का टेस्ला आ रहा है, टेस्ला नहीं होगा। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराडे होता है। विद्युत
धाता का एसआई मात्रा क्या होता है, फेराइड। आप लोग ये सब पढ़ाई किए होंगे, ठीक है ना, लेकिन होता है ना कि एक दिमाग में नहीं रहता है, तो ये सब आप पढ़े होंगे पहले साथियों, आपको पता होगा। जैसे में चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है, टेस्ला। आप लोग ये सब आसानी से सही कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किनका मुख्य हाथ था। मतलब जब रजिया सुल्तान शासन कर रहे थे तो उसको सत्ता से हटाने में किनका हाथ था, तो तुर्कों का हाथ था। किसका हाथ था, तुर्कों का। अगर यहाँ पर नाम पूछ रहे कि कौन सा व्यक्ति थे, तुर्कों का तो हो गया था, तुर्कों में कौन था, तो चहलगानी था। उसका नाम क्या था, चहलगानी। उसका नाम क्या था साथियों, याद रखिएगा, चहलगानी। रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किनका हाथ था, तो चहलगानी, या डायरेक्ट आपका आंसर देगा तुर्कों का, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित है, तो ये आपका भागलपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित है, भागलपुर में स्थित है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, मीना माता रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है। मतलब जो मिनी माता बीमारी, पहले हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने से होता है। अगर कोई लड़की है, अगर ज्यादा लिपस्टिक लगाती है ज्यादा मात्रा में, तो लिपस्टिक लगाने से नहीं होता। अगर आप उसको जैसे में चाटिएगा, जैसे में ओट से नहीं, जीभ के अंदर ऐसे करते रहते हैं तो चला जाता है आपके शरीर के अंदर, वो आपके शरीर के अंदर जाता है तो मिनी माता रोग होता है। तो अब यहाँ तक तो समझ गए, ज्यादा चॉकलेट खाने से, लिपस्टिक लगाने से ये बीमारी होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कांच की मात्रा रहता है, तो ये आपका रोग होता है साथियों। तो ये इसमें होता क्या है, तो आपका आवाज हकलाने लगेंगे, आपको कम सुनाई देगा। ये बीमारी जब आपको होगा तो आपको कम सुनाई देगा, आप हकलाने लगेंगे, ऐसा लक्षण इसमें दिखाई देता है। तो ये पूछ रहा है कि जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, तो पारा यानी मरकरी। सेम वही बात है, आपके शरीर में शीशा की मात्रा जैसे ही ज्यादा बढ़ेगा, जैसे में ज्यादा चॉकलेट खाने से, तो ये सब होता है मिनी माता रोग। आप याद रखना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। देखिएगा, किस मुगल सम्राट ने शराब और मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब ऐसा कौन सा शासक था, कौन सा ऐसा सम्राट था जो शराब और जो भी नशे वाला पदार्थ रहता है उस पर रोक लगा दिया था। बिल्कुल सही करोगे साथियों, औरंगजेब। किसने लगाया था, औरंगजेब ने। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 17 नंबर सवाल है साथियों, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। आपका जवाब आना चाहिए, जो लिया गया है अमेरिका, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका देश के संविधान से। हमारा जो देश है साथियों, उसका जो संविधान है वो कई देशों के संविधान को देखते हुए वहां वहां से कुछ अनुच्छेद को लेकर हमारा संविधान बनाया गया है, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और किसने किया था। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कवर करोगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना या गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, गंगा शरण सिंह और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। इसका गठन गंगा शरण सिंह और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, आप याद रखना। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जवाब आना चाहिए। एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट किस देश का प्रमुख कंपनी है, ऐसा सवाल आता है। तो एस्कॉर्ट जो है साथियों, यह इंडिया का कंपनी है। ये कहाँ का कंपनी है, इंडिया का है। तो अब ये कंपनी है तो करता क्या है साथियों, तो ये जो इंजीनियर होता है यह ट्रैक्टर का निर्माण करता है। यहाँ का जो इंजीनियर रहता है किसका निर्माण करता है, ट्रैक्टर का। मतलब इस कंपनी में ट्रैक्टर का निर्माण किया जाता है और यह भारत का कंपनी है। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा और आपका भी जवाब आना चाहिए। शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से, आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनता है साथियों, ऐसा आपका सवाल है।
चलिए, आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं कि सूरत विभाजन। 1 मिनट, सूरत विभाजन 1907 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। जो सूरत विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आप बिल्कुल सही करोगे, रास बिहारी बोस थे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूरत विभाजन 1907 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे, आप सही करोगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बेल आइकन जो होता है साथियों उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चले, ठीक है ना। और जल्द ही आपका 1 लाख चैनल पर, 1 लाख सब्सक्राइबर पर फेस रिवील होने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर को पूरा करोगे। आपका अगला नंबर सवाल है कि बिहार का एकमात्र डोलोमाइट उत्पादक जिला कौन सा? बिहार का एकमात्र डोलोमाइट उत्पादक जिला कौन सा साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, रोहतास है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार का एकमात्र डोलोमाइट उत्पादक जिला कौन सा साथियों? रोहतास है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। रॉबर्ट हुक ने कोस्का का खोज किस वर्ष किया था? रॉबर्ट हुक ने कोस्का का खोज किस वर्ष किया था साथियों? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कोस्का का खोज कब किया था? 1665 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, वो भी मृत कोस्का का खोज किया था। वो भी किसका खोज किया था? मृत कोस्का का। रॉबर्ट हुक ने कोस्का का खोज किया था 1665 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, स्लैम ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? आप बिल्कुल सही करोगे। यह जो संबंधित है साथियों, यह टेनिस से संबंधित है। टेनिस और गोल्फ से संबंधित है, आप याद रखेंगे। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस टेनिस से संबंधित है, आप याद रखना। आपके पेपर में ये सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में किया गया आंदोलन था और भारत में किया गया पहला आंदोलन यही था, चंपारण सत्याग्रह था। तो वो पूछ रहा है कि गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो मोतिहारी में चलाया गया था। कहाँ में चलाया गया था साथियों? मोतिहारी में चलाया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा। कैलमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलमाइन किस धातु का अयस्क है? तो आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, यह जस्ता यानी जिंक का अयस्क है। कैलमाइन किस धातु का अयस्क है साथियों? ये आपका जस्ता का अयस्क है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। बजट शब्द का यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ होगा, चमड़े का थैला। यहाँ पर क्या सही अर्थ होगा? चमड़े का थैला, जो कि आपके पेपर में बनेगा। अगला नंबर सवाल है कि बिहार में बराबर की गुफाएं किस काल की है? जो बिहार में आपका बराबर का गुफाएं है वह किस काल का है साथियों? मौर्य काल का। और ऐसा भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और पाल वंश का गोपाल हो जाता है, गुप्त वंश का कुमार गुप्त हो जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे आपके पेपर में बनने वाले सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, स्टील यानी ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगर ध्वनि की जगह यहाँ पर प्रकाश रहता, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो आप बिल्कुल सही करते हो साथियों, निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है, आप बिल्कुल सही करोगे। आपका सारा जवाब आना चाहिए। अगला नंबर सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सीधे आपके एग्जाम में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF करता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। इसका पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा कि बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार मिलने की पुष्टि हुई? मतलब बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सोने का भंडार मिलने का पुष्टि हुआ है कि हाँ, यहाँ पर सोना निकल सकता है? ये आपका जमुई में पता चला है। जो बच्चे जमुई से होंगे उनको पता होगा कि हमारे जिला में सोने का भंडार मिलने का संभावना है, ठीक है। तो बताइएगा कौन कौन बच्चे जमुई से मेरे वीडियो को कवर कर रहे हैं, या ये चारों ऑप्शन दिया है, औरंगाबाद, गया, मुंगेर, कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो बिहार के कौन कौन से जिले में पहुंचता है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा।
पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? काफी बच्चों का डाउट रहता है, सही नहीं कर पाते, कभी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे में एक बच्चे का अभी ही गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है, तांबा और टीन। तांबा और टीन नहीं होगा, लोहा क्रोमियम नहीं होगा, शीशा और टीन नहीं होगा, तांबा और जस्ता। अब इसको याद रखने का थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक आपको बता देते हैं, आप इसको जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा। आप ट्रिक बस याद रखिएगा, पिताजी। ट्रिक आप याद रखिएगा, पिताजी। ट्रिक क्या याद रखिएगा? पिताजी। पी का मतलब क्या होता है? पित्तल। पी का मतलब क्या होता है? पित्तल। अब पित्तल किसके किसके मिलने से बनता है? तो ता का मतलब क्या होता है? तांबा। और जी का मतलब क्या होता है? जिंक। जिंक कहने का मतलब है जस्ता, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं, आपको क्लियर होगा। पी मतलब पित्तल, तो पित्तल किसके किसके मिलने से बनता है? तांबा। ता से तांबा, जी के जिंक से। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आपका अगला नंबर सवाल है सातवां, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बिल्कुल सही करोगे। अनुच्छेद जो 360 है उसका संबंध वित्तीय आपातकाल से। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, आदि गुरु शंकराचार्य थे। आदि गुरु कौन थे? शंकराचार्य थे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है साथियों? आदि गुरु शंकराचार्य हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में अगला सवाल आने वाला है कि बिहार में घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है? थोड़ा सा यूनिक सवाल है, आपके पेपर में भी बनेगा कि घोड़ा कटोरा झील कहाँ में स्थित है साथियों। ये आपका राजगीर में थे, कई बच्चे घूमने भी गए होंगे, उनको पता होगा घोड़ा कटोरा झील। ठीक है, चलिए। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके पेपर में बनेगा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखोगे साथियों, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 10 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, किस तत्व को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है? चार ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, अगर वह उसको बाहर निकाल देंगे साथियों, वो हवा के संपर्क में जैसे ही आएगा वह जलने लगेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, सोडियम। सोडियम ऐसा तत्व है जिसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बनेगा। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु या पूछेगा कि गुरु कौन थे, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। यहां से एक और सवाल बनता है कि इसके राजनैतिक गुरु कौन थे? तो कोंड देव थे। मतलब राजनीति के बारे में बताने वाला ये सब कौन थे? कोंड देव। अब ऐसे गुरु पूछेगा तो रामदास। ठीक है, आप सही करोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन सा भाग में होता है? तो उत्तर पूर्वी भाग में होता है। अब उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा आ जाएगा? किशनगंज आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। ठीक है, चलिए। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर पीडीएफ ये सब फ्री डाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा का। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, कांदबरी पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। कांदबरी। कांदवरी और हस्तचरित के लेखक कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे, वानभट्ट। कौन हो जाएंगे? वानभट्ट। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कांदवरी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? वानभट्ट। वानभट्ट। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था, आप याद रखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है साथियों? ये आपका बरौनी में हो जाएगा। बरौनी में आपका क्या है? तेल शोधक कारखाना है, आप याद रखिएगा, वो भी बेगूसराय में। ये कहाँ में स्थित है? बेगूसराय के बरौनी जिला में आपका तेल शोधक कारखाना है, आप याद रखेंगे, आपके पेपर में कई बार पूछा जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, रेबीज का टीका का खोज किसने विकसित किया था? रेबीज का जो टीका है, इसका खोज किसने किया था? आप याद रखिएगा, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर कहाँ पर है? यहाँ पर है।
बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। अगला नंबर सवाल क्या है, स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किसने किया था? स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किसने किया था? आप याद रखोगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 ईस्वी में। आपका अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 46 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? जो मौलिक कर्तव्य है वह किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण श्री समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, आप याद रखिएगा। वो भी 42वां संशोधन द्वारा 1976 में। कब जोड़ा गया था? अगर डेट पूछेगा तो 1976 में, न तो संविधान का संशोधन पूछेगा तो 42वां संशोधन के तहत। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको कई बार करवा चुके हैं। अगला नंबर सवाल है, बिहार में फागा राग के गीतों का रचना किसने किया था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फाग राग यानी जो होली का गीत होता है उसका रचना किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, नवल किशोर सिंह ने किया था। नवल किशोर सिंह ने किया था। आपका अगला नंबर सवाल है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, मनीला। कहाँ में है? मनीला। मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस का राजधानी है। किसका राजधानी है? फिलीपींस का। आज का आपका आखिरी सवाल है साथियों, देखिएगा, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? जो प्रकाश का रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये आपका तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। ये आप याद रखना, आपके पेपर में बनेगा। आपने कितना प्रश्न को सही किया कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपके कितना प्रश्न सही हुआ। ईमानदारी पूर्वक बताना, 10 15 20 जितना भी प्रश्न सही हुआ, 40 सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर मेरा इतना प्रश्न सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।